हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पीछे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इन 3 भाषाओं को जो है वो बिल्कुल विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम आधुनिक आर्य भाषाओं को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा को हमने बहुत अच्छे से पीछे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? हार्नले ने किया था। ठीक है, हार्नले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस तरह से रहता है, तो ये थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो 4 तरह से किया है। कौन कौन सा है देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया है हार्नले के अनुसार, इन्होंने किया है पूर्वी गौड़ियन का, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। तो मतलब हार्नले का जो अगर एक ट्रिक से भी याद रखे तो गौड़ियन गौड़ियन शब्द जो आएगा आपका वो किसका आएगा? हार्नले का आएगा। ठीक है, तो अब जो पूर्वी गौड़ियन था इसमें जो भाषाएं आती हैं आपकी वो पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। ठीक है, ये पूर्वी गौड़ियन में आती हैं। जबकि अगर हम बात करें आपकी पश्चिमी गौड़ियन की तो इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी आपकी आती है। हार्नले के अनुसार है ये। ठीक है, उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी आती है। जबकि दक्षिणी गौड़ियन में आपकी मराठी आती है। हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, बट ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऊपर वाला। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ से इसे करेंगे जो आपके जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इनका एक ग्रामर है ना। तो उसमें इन्होंने क्या लिखा है कि बाहरी उपशाखा उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा और सिंधी आते हैं। दक्षिणी समुदाय में इन्होंने मराठी को रखा है। ठीक है, पूर्वी समुदाय में इन्होंने उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया को रखा है। जबकि मध्य केंद्रीय में उपभाषा जो आती है वो मध्यवर्ती समुदाय में पूर्वी हिंदी आती है। ठीक है, भीतरी उपशाखा की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका वो आपका आता है पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती आदि आती हैं। ठीक है, पहाड़ी समुदाय में इन्होंने पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, मध्य पहाड़ी और केंद्रीय पहाड़ी जो है ना, ये पश्चिमी पहाड़ी को रखा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है और उनका अपना वर्गीकरण इस प्रकार से है। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन हैं। क्या है? उदीचीय, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। ठीक है, ये किसके अनुसार है? ये सुनीति कुमार चटर्जी ने बोले हैं, है ना। क्या बोला है इन्होंने? उदीचीय, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। ठीक है, ये सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण के का आधार बनाकर, है ना। ग्रियर्सन के मतलब जो ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण किया था, ठीक है, ग्रियर्सन का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। उन्होंने बोला था बाहरी उपशाखा, ठीक है, मध्य मतलब उपशाखा, भीतरी उपशाखा, 3 तरह की उपशाखा उन्होंने मानी थी। परंतु उनका खंडन किया था सुनीति कुमार चटर्जी ने और उन्होंने अपने एक अलग रखा था, है ना, जिसे उदीचीय। उदीचीय के अंतर्गत इन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी को रखा है। प्रतीच्य के अंतर्गत इन्होंने राजस्थानी, गुजराती को रखा है। मध्य देशी के अंतर्गत इन्होंने पश्चिमी हिंदी को रखा है। जबकि प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया को और दक्षिणात्य में जो है इन्होंने मराठी को रखा है ना। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतरण माना है। मतलब इसको इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया, बल्कि ये बोलते हैं कि ये राजस्थानी का ही रूपांतरण है ना। उसके बाद खानादेशी, डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानते तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, है ना। उदीची के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी को की चर्चा की है। तो इम्पॉर्टेंट है सिंधी और लहंदा जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना ही वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मतलब ये सबके अपने अपने वर्गीकरण है। मैं ऐसे मतलब आपको बता रही हूँ, आप इनको ज़रूर देखिएगा, है ना। उदीच्य में इन्होंने सिंधी, लहंदा, पंजाबी को रखा। प्रतीच्य गुजराती को, मध्य देशीय में राजस्थानी,
पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी बिहारी को रखा है, प्राच्य में उड़िया, असमिया, बांग्ला को, और दक्षिणात्य में मराठी को रखा है। ठीक है, हरदेव बहारी का भी जल्दी से देख लेते हैं। हरदेव बहारी का वर्गीकरण जो है वो हिंदी वर्ग के अंतर्गत इन्होंने क्या रखा है, मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी को। हिंदीतर के अंतर्गत उत्तरी नेपाली को रखा है। हिंदी वर्ग में इन्होंने पश्चिमी पंजाबी, सिंधी, गुजराती, है ना, और दक्षिण के अंतर्गत सिंहली और मराठी को। पूर्वी में जो है वो उड़िया, बांग्ला और असमिया को। तो हरदेव बहारी का चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका जॉर्ज ग्रियर्सन का, ठीक है, हार्नले का और सुनीति कुमार चटर्जी का, ये तो इम्पॉर्टेंट है। भोलेनाथ तिवारी का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका भोलेनाथ तिवारी का। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहती है। संभावना क्या, ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं, तो यहाँ इनको हम देखते हैं। भोलेनाथ तिवारी का अपभ्रंश पर आधारित वर्गीकरण, अपभ्रंश और आधुनिक निर्मित, ये बोलते हैं कि किस अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक आर्य भाषा निर्मित हुई है। ब्राचड़, पैशाची, ठीक है, कैक्य और टक, ये पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश है। ठीक है, ब्राचड़ हो गया, कैक्य हो गया और टक हो गया, ये पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश है। और इनसे जो आधुनिक निर्मित भाषाएं हुई हैं वो सिंधी, लहंदा और पंजाबी, ये किससे हुई हैं, तो ये आपके पश्चिमोत्तरी जो मतलब आपका अपभ्रंश है ना, उससे उत्पन्न हुई है। अब पश्चिमोत्तरी के अंतर्गत आपका ब्राचड़ आता है, कैक्य आता है और टक आता है। ठीक है, तो इन अपभ्रंश से आपकी ये भाषाएं जो है वो विकसित हुई हैं। शौरसैनी को मध्यवर्ती कहा जाता है। ठीक है, तो शौरसैनी को क्या कहा जाता है, इग्नोर ना कीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शौरसैनी को मध्यवर्ती कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है वो राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन यही बना है कि जो राजस्थानी है ना, ये किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है ना। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शौरसैनी डायरेक्ट ही दिया जाए, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है तो पता है कि शौरसैनी ही होगा, बट यहाँ पे मध्यवर्ती, मध्य पूर्वीय, पश्चिमोत्तरी ऐसे करके भी दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा शौरसैनी जो आपका राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, पश्चिमी हिंदी है, ये मध्यवर्ती, शौरसैनी मध्यवर्ती से उत्पन्न हुए हैं, है ना। ये किसका है, भोलानाथ तिवारी का। अर्धमागधी, मध्य पूर्वी को हम पूर्वी हिंदी, जो ये आधुनिक निर्मित भाषा जो है इससे उत्पन्न हुई है अर्धमागधी से। अर्धमागधी जो है ये मध्य पूर्वी अपभ्रंश है और इससे जो भाषा उत्पन्न हुई है वो पूर्वी हिंदी हुई है। मागधी जो है, मागधी को पूर्वी अपभ्रंश भी कहा जाता है। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये आपकी आधुनिक आर्य भाषाएं इससे जो है उत्पन्न हुई। और महाराष्ट्री जो है ये दक्षिणी है, इससे जो है मराठी आर्य भाषा का उद्भव जो है वो हुआ है ना। तो मतलब यही था मेन। थोड़ा सा लहंदा का हम देख लेते हैं। लहंदा का पूछा जाता है बहुत बार, है ना। लहंदा की अगर बात करें ना यहाँ पर, ठीक है, तो लहंदा का अन्य नाम जो है वो हिंद की, जटली, मुल्तानी, जीपावली, पोठावरी है ना। लिपि अगर बात करें तो लंडा शारदा लिपि की एक उपशाखा है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ ही पश्चिमी होता है। ठीक है, और अगर पंजाबी की भी बात कर लें थोड़ी सी, तो पंजाबी जो है ये पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुई है ना। और इसकी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का सुधार किया था, है ना। बाकी इसमें इतना ही कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि पंजाबी अपने परिनिष्ठित रूप में अमृतसर के पास माझा इलाके में बोली जाती है। और इसकी जो मुख्य बोलियां हैं वो है माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि। ये कहाँ पर बोली जाती हैं, ये आपके अमृतसर के पास बोली जाती हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम जो है वो हिंदी की बोलियों को पढ़ेंगे और फिर हम आदिकाल को शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।